हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए शुक्ला जी की कोविड स्पेशल क्लास नंबर 2। जी हां, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। इसमें हम उन प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो कि कोरोना वायरस से संबंधित हैं और 110% आपका जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं बंच में। अर्थात कम से कम 5 से 6 प्रश्न जीएस के पोर्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं कोरोना वायरस से संबंधित। और वैकेंसियां कौन सी आने वाली हैं ये तो हमने आपको कल की वीडियो में बता ही दिया था। यहां पर घोषणा हो गई है कि मध्य प्रदेश में पटवारी, जिसे हम लेखपाल कहते हैं, वो भी वैकेंसी आने वाली है। लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। उधर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भी लेखपाल की वैकेंसी, यूपीएसआई आने वाली है। वहीं बात करते हैं एमपीएसआई और मध्य प्रदेश आरक्षक की, यहां पर वैकेंसियों की घोषणा हो चुकी है। तो एग्जाम्स बहुत सारे आने वाले हैं। आप तैयारी किस स्तर पर कर रहे हैं ये आपको चेक करना हो तो ज्वाइन कीजिए शुक्ला जी की कोविड क्लास। जी हाँ, इसमें आपको कोविड से स्पेशल सारे प्रश्नों को बताया जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं कोविड क्लास के प्रश्न नंबर 21 पर। इससे पहले एक वीडियो में हमने 20 प्रश्न करा दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है, लॉकडाउन 2.0 कब से कब तक रहा। ऑप्शन ए है 4 मई से 17 मई, ऑप्शन बी है 25 मार्च से 14 अप्रैल, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल से 3 मई और ऑप्शन डी है 26 मार्च से 24 अप्रैल। तो बताइए कब से कब तक रहा लॉकडाउन 2.0। ये सारी ऐसी बातें जिन्हें अब आप भूल चुके हैं, लेकिन परीक्षाओं में तो आने वाली हैं। परीक्षा जो पेपर बना रहा है वो बिल्कुल नहीं भूला है इन सारी चीज़ों को। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 लगा रहा। देखिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन 1 लगा रहा। आपको लगा कि अब तो लॉकडाउन खुलने ही वाला है अगले ही दिन, लेकिन अगले ही दिन आपको पता चलता है कि नहीं 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 भाई, 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन 2.0 भी लगा दिया गया है। तो आप हो गए और परेशान। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाए गए होते तो आज जो स्थिति है भारत की, जितना सुधार हुआ है, कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तरह से गिर रही है, वो स्थिति ना होती और भयानक स्थिति होती। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन लगा करके हमने स्थिति को नियंत्रित कर लिया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 22, लॉकडाउन 3.0 कब से कब तक के लिए लगाया गया। ऑप्शन है 15 अप्रैल से 3 मई, ऑप्शन बी है 4 मई से 17 मई, ऑप्शन सी है 26 मार्च से 24 अप्रैल और ऑप्शन डी है 30 अप्रैल से 5 मई। तो इसका आंसर है बी, यानी कि लॉकडाउन 3.0 4 मई से 17 मई तक लगा। इसी लॉकडाउन में क्षेत्रों को 3 जोनों में बांट दिया गया। कौन कौन से जोन थे? रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। आपसे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से लॉकडाउन के दौरान भारत के क्षेत्रों को 3 जोनों में बांट दिया गया, अर्थात रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांट दिया गया। तो आपका आंसर रहेगा लॉकडाउन 3.0 के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों को 3 जोनों में बांट दिया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो प्रश्न नंबर 23 है, लॉकडाउन 4.0 कब से कब तक के लिए रहा। भारत में 4 लॉकडाउन लगे, उसके बाद अनलॉकडाउन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। तो ऑप्शन है 18 मई से 31 मई, ऑप्शन बी है 19 मई से 30 मई, ऑप्शन सी है 30 अप्रैल से 12 मई और ऑप्शन डी है 1 मई से 20 मई। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका आंसर है ए, यानी कि 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 चलता रहा। इसके बाद भारत में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हो गई और पहला अनलॉक, उसके बाद दूसरा अनलॉक और अभी दूसरा अनलॉक चल रहा है जुलाई से। और अब लगभग भारत जो है कोरोना मुक्त होने ही वाला है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 24। देखिए वुहान शहर चीन के किस प्रांत के अंदर स्थित है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे अगर नॉर्मल प्रश्न पूछेंगे कि कोरोना वायरस का जन्म कहाँ हुआ, आप वुहान बिल्कुल आंसर दे देंगे। लेकिन जब प्रश्न पत्र को कठिन बनाया जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि चीन का जो वुहान शहर है वो चीन के किस प्रांत के अंदर पड़ता है। अब बताइए आप। तो इसका ऑप्शन है ए है संघाई, ऑप्शन बी है हुबेई, ऑप्शन सी है बीजिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका आंसर है बी, यानी कि चीन के हुबेई प्रांत के अंदर स्थित है आपका वुहान शहर, जहां से कोरोना वायरस का जन्म हुआ था। और फिर आगे चल करके उसने कहाँ एडमिशन करा लिया, डब्ल्यूएचओ में एडमिशन करा लिया और धीरे धीरे डब्ल्यूएचओ के द्वारा सभी क्लासों में घूमता रहा। उसके बाद भारत में भी आ गया। और कैसे आया था, कहाँ पर आए थे, हमने आपको बता दिया है। मानसून के जैसे मानसून एंट्री करता है भारत में केरल के द्वारा, वैसे केरल से जो है ये वायरस ने एंट्री की और केरल में सबसे पहले वायरस यहाँ पर संक्रमित हुआ और सबसे पहले मृत्यु कहाँ पर हुई, कर्नाटक में। सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। रहा प्रश्न नंबर 25, भारत में सबसे अधिक संक्रमित लोगों वाला हॉटस्पॉट राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है भोपाल। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, इसका आंसर है सी, यानी कि मुंबई।
भारत की इकोनॉमिक कैपिटल जो मुंबई है, सबसे अधिक संक्रमित लोगों की संख्या वाला जो है हॉटस्पॉट बना रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग रहे कहाँ पर, मुंबई में, और अभी तक भी ये सबसे ज़्यादा संक्रमितों वाली संख्या वाला हॉटस्पॉट बना हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप जितने स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। कोविड-19 के समय किस मॉडल को पूरे भारत में लागू करने की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन ए है बाड़मेर मॉडल, ऑप्शन बी है भीड़वाड़ा मॉडल, ऑप्शन सी है भिवाड़ी मॉडल और ऑप्शन डी है अमृतसर मॉडल। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, इसका आंसर है बी, यानी कि जो भीलवाड़ा मॉडल है, राजस्थान में स्थित भीलवाड़ा शहर को कोविड-19 के समय पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया था, यानी पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया गया। कुछ समय बाद ही भीलवाड़ा में जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो कम हो गई, यानी कि स्थिति नियंत्रण में हो गई, जिसको देखते हुए जो भारत के अन्य लोग थे, जो वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो भीलवाड़ा मॉडल है इसे पूरे भारत में लागू करना चाहिए, यानी कि पूरे भारत में लागू करने की सिफारिश की गई भीलवाड़ा मॉडल को। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। देखिए पूरे विश्व में सबसे तेजी से डाउनलोड की जाने वाली ऐप कौन सी है? ऑप्शन ए है पबजी ऐप, ऑप्शन बी है टिकटॉक ऐप, ऑप्शन सी आरोग्य सेतु ऐप और ऑप्शन डी है रोकथाम ऐप। अब ये पबजी वाले पबजी ना लगा देना, ना ही टिकटॉक वाले टिकटॉक लगा देंगे, क्योंकि बैन कर दिया तो गुस्से में तुम आकर के यहाँ पर टिकटॉक लगा दो। ना ना ना, इसका आंसर कुछ और होने वाला है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। जी हाँ, इसका आंसर है सी, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला विश्व का पहला ऐप बन गया। देखिए आइए हम आपको बताते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप क्या है। पूरे विश्व में सबसे तेजी से डाउनलोड की जाने वाली ऐप आरोग्य सेतु ऐप है, जिसे 2 अप्रैल 2020 को मार्क कर लीजिए, इस शब्द को, इस डेट को 2 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। यह एक कोरोना वायरस ऐप है जिसमें सही जानकारी भरने पर कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अंतर्गत 24x7 24 घंटे सातों दिन आपको ब्लूटूथ अपना ऑन करना करेंगे, तो आपके आसपास में कोई भी अगर संक्रमित है तो वो सारी जानकारी आपके मोबाइल पर दे दी जाएगी। बस इसके लिए जरूरी है कि आपको 24 घंटे सातों दिन अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन किए रहना होगा। और ये आत्मनिरीक्षण ऐप भी है, यानी कि आप अगर अपनी जानकारी भरते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, क्या आप विगत 7 दिनों में कहीं बाहर गए हैं, क्या आपको खांसी है, क्या आपको जुकाम है, तो आपकी स्थिति क्या है, ये सारी बातें उसमें पूछी जाती है और आपको सही स्थिति की जानकारी दी जाती है कि आपकी स्थिति क्या है, आपके आसपास कितने कोरोना वायरस संक्रमित हैं, या रेड जोन में है आपका शहर की ऑरेंज जोन में, सारी चीज़ें आपको आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा बताई जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 28। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य के द्वारा चालू किया गया? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए कहां चालू किया गया नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान? देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि कर्नाटक राज्य में यहाँ पर चालू किया गया नमस्ते ओवर हैंडशेक, यानी कि हाथ के मिलाने पर पाबंदी की गई, बल्कि उसकी जगह पर आप नमस्ते करिए, वो बेहतर रहेगा। तो इसको याद कैसे करेंगे कि कर्नाटक ने नमस्ते ओवर हैंडशेक किया है? देखिए ओवर इसमें शब्द आ रहा है, तो ओवर एक्टिंग कौन करता है? ओवर एक्टिंग का मतलब होता है कि कोई नाटक कर रहा हो, और नाटक कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है नाटक। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि नमस्ते ओवर शब्द याद रखिए, नमस्ते ओवर हैंडशेक जो योजना है वो कर्नाटक के द्वारा चालू की गई थी। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो ये हमने बता दिया, हाथ मिलाने से रोका गया, हाथ मिलाने की जगह आप नमस्ते कीजिए, बेहतर रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए भी, और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। तो ये आ रहा है आपके सामने प्रश्न नंबर 29। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे प्रश्न। देखिए राजकोप पोर्टल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है कि राजकोप पोर्टल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया। आइए देखते हैं। देखिए इसका आंसर भी राजकोप ऐप राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। इस ऐप के अंतर्गत ई पास सुविधा उपलब्ध कराई गई। देखिए पहले क्या होता था, कोरोना के टाइम पे कहीं आपको बाहर जाना है तो आपको पास आवश्यक हो गया था, तो इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती थी। किसी को मान लीजिए कल ही जाना है, उसके पास पास नहीं है, तो राजस्थान सरकार ने क्या किया, राजकोप ऐप चालू किया, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट के माध्यम से सीधे आप अपना बैंकिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो है आपका पास सीधे बना सकते हैं। ई पास की सुविधा राजकोप पोर्टल ऐप के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई राजस्थान सरकार के द्वारा। याद कैसे करेंगे, तो राजस्थान में जैसे लगा रहता है राजस्थान तो पहले राज आ रहा है, वैसे राजकोप में पहले राज आ रहा है, तो राजकोप ऐप जो है वो राजस्थान सरकार का है। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। यह आ गया आप सामने प्रश्न नंबर 30। भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहां पर है? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है।
ये देखिए, इसका आंसर है डी, यानी कि दिल्ली राज्य में भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर नरेला है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है नरेला, जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और इसकी देखभाल जो है इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा की जा रही है। भाई जवान जो है इंडियन आर्मी के, उनके द्वारा की जा रही है। भाग नहीं सकते आप वहाँ से, एक बार क्वारंटाइन हो गए तो जब तक सही नहीं हो जाओगे तब तक वहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जवान तैनात हैं। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के जवान वहाँ पर तैनात हैं। वहाँ पर ये गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 31। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब हुई? ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 110% आपके आगामी परीक्षाओं में आने वाला है। इसको बिल्कुल दिमाग में कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए। पीएम केयर फंड की स्थापना कब हुई? आइए देखते हैं। ये देखिए, ऑप्शन ए है 20 मार्च 2020, ऑप्शन बी है 28 मार्च 2020, ऑप्शन सी है 30 मार्च 2020 और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2020। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 28 मार्च 2020 के दिन पीएम केयर फंड्स की स्थापना की गई। आइए पूरी जानकारी देते हैं और ये कहाँ कहाँ काम करता है वो भी आपको हम बताते हैं। देखिए, पीएम केयर्स फंड की स्थापना 28 मार्च 2020 को की गई। इसके प्रमुख अध्यक्ष जो हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं, और यह उन सभी आपदाओं के लिए फंड है जो भारत में समय बेसमय पर आती रहती हैं। ये केवल कोरोना के लिए नहीं है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि क्या ये जो पीएम केयर फंड ऐप है ये केवल कोरोना के लिए है? नहीं भाई, ये उन सभी आपदाओं के लिए है, जैसे कि सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, और जो भूकंप आते रहते हैं, जो भी आपदाएं आती रहती हैं, उन सब के लिए यहाँ पर बनाया गया है पीएम केयर्स फंड। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रधानमंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें आप 10 रुपये तक, आप मतलब 10 रुपये से लेकर के और 31 करोड़ तक का आप यहाँ पर जो है दान कर सकते हैं पीएम केयर फंड्स ऐप में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 32। देखिए, कोविड-19 में पीएम केयर फंड्स का सबसे अधिक उपयोग कहां पर किया गया, यानी क्या चीज़ें बनाने में, क्या चीज़ें खरीदने में यहां पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया पीएम केयर्स फंड का? देखिए, हमने कहा था ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर जो आपदा आई है इसे अवसर के रूप में लिया भारत ने, और बहुत सारी चीज़ें बनाई, यानी कि सैनिटाइजर का निर्माण किया, मास्क का निर्माण किया, वेंटिलेटर का निर्माण किया, पीपीई किट को हमने बनाया। अगर ये कोरोना नहीं आता तो क्या ये चीज़ें हम बनाते? भारत क्या इतना विकसित हो पाता? जी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर मोदी जी ने कहा है कि आपदा को अवसर के रूप में हमने लिया है और ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। और आइए इस प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पीएम केयर फंड्स का उपयोग कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए सैनिटाइजर निर्माण में, ऑप्शन बी है मास्क निर्माण में, ऑप्शन सी है वेंटिलेटर निर्माण में, ऑप्शन डी है पीपीई किट के निर्माण में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर है सी, यानी कि वेंटिलेटर निर्माण में सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया यहाँ पर किसका? तो पीएम केयर फंड्स का। देखिए, वेंटिलेटर होता क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, पीएम केयर फंड्स का सर्वाधिक उपयोग वेंटिलेटर बनाने में किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था, कोरोना वायरस कहाँ पर सबसे अधिक संक्रमित करता है, यानी सबसे अधिक घातक किसके लिए होता है? तो श्वसन तंत्र के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा घातक होता है। तो अब अगर कोरोना वायरस सबसे अधिक प्रभाव श्वसन तंत्र पर डालता है, तो वेंटिलेटर के माध्यम से क्या होता है? कृत्रिम सांस उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, श्वसन तंत्र आता है, फेफड़ों पर कवर कर लेता है, वो पूरा फेफड़े को एकदम जकड़ लेता है। तो क्या होता है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है, और सांस ना मिलने की वजह से, दम घुटने की वजह से यहाँ पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये वेंटिलेटर क्या होता है? एक प्रकार की ऐसी मशीन है जिसमें आपको कृत्रिम सांस उपलब्ध कराई जाती है। एक बेड होता है, उस बेड पर जो है आपको ये ऑक्सीजन मास्क वगैरह सारी चीज़ें दी जाती हैं, गैस सिलेंडर वगैरह। तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन आपको उपलब्ध कराई जाती है, यानी कृत्रिम सांस जो होती है वो उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि फेफड़े में जो जकड़न है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है और रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वेंटिलेटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो कृत्रिम सांस देने में उपयोग किया जाता है वेंटिलेटर का, और सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर भारत ने ही बनाए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कितने स्तंभों की बात की है? ऑप्शन ए है 4 स्तंभ, ऑप्शन बी है 5 स्तंभ, ऑप्शन सी है 6 स्तंभ और ऑप्शन डी है 7 स्तंभ। तो कितने स्तंभों की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए? आइए देखते हैं। देखिए, इसका आंसर है बी, यानी कि 5 स्तंभों की बात की गई है। इन 5 चीज़ों पर अगर हम कार्य करेंगे तो भारत जो है आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी यहाँ पर बोला गया आयात को कम से कम करना है, जो विदेशी चीज़ें आ रही हैं उनको कम से कम उपयोग में लाना है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसका आंसर बी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 5 स्तंभों की चर्चा की है। ये 5 स्तंभ हैं: अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। तो ये सारी चीज़ें, ये जो 5 स्तंभों की बात यहाँ पर की गई है, इन 5 चीज़ों पर हमको वर्क करना है तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। यानी कि भारत को बाहर से चीज़ें मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा है वो भारत के बाहर ना जाकर के भारत के ही उपयोग में आएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 34 है। देखिए, वंदे भारत अभियान कब से चालू किया गया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगामी रेलवे का जो एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी ग्रुप डी 15 दिसंबर से, उसमें ये प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाने वाला है। इसको लिख करके रख लीजिए कि वंदे भारत अभियान कब से चालू किया गया। ऑप्शन ए है 6 मई 2020, ऑप्शन बी है 7 मई 2020, ऑप्शन सी 8 मई 2020 और ऑप्शन डी है 9 मई 2020। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर है बी, अर्थात वंदे भारत अभियान 7 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था। यह एक एयरलिफ्ट अभियान है, अर्थात भारत के वे नागरिक जो विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें भारतीय वायुयान सेवा के द्वारा पुनः भारत में लाया जाएगा। और इसमें स्पष्ट बोल दिया गया था कि जो भी बाहर से भारत में आएंगे, पहली बात इनको कोविड की जांच करानी होगी और स्वयं को आइसोलेट रखना पड़ेगा 14 दिन के लिए। दूसरी बात, इसमें यह भी बताया गया कि जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें अपना खर्चा स्वयं उठाना पड़ेगा, भारत सरकार उनका खर्चा नहीं उठाएगी। यानी कि वायु सेवा में जो भी उनको खर्चा आ रहा है वो स्वयं उठाएंगे। तो ये था आपका आंसर कि वंदे भारत अभियान 7 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था और जो विदेशी एनआरआई हैं, जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं, उनको विदेशों से भारत में लाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 35। देखिए, कोई भी वैक्सीन या टीका बाजार में उपलब्ध होने के लिए कितने ट्रायल से होकर के गुजरता है, तब उसको यहाँ पर उपलब्धता दी जाती है कि अब आप बाजार में जा सकते हैं, कोई भी टीका हो। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है कोई भी वैक्सीन या टीका हो उसे भारत में आने के लिए। तो 3 चरण होते हैं, पहला ट्रायल होता है, दूसरा ट्रायल होता है। तो 2 ट्रायल के लिए तो लगभग सभी टीकों को यहाँ पर दे दी जाती है अनुमति, लेकिन जो तीसरा ट्रायल होता है जिसमें मानवों पर परीक्षण किया जाता है, उसके लिए बहुत ही कम टीकों को यहाँ पर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, मानवों की जान बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कोई भी मानव जो होता है वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालने चाहता है। तो यहाँ पर जिनकी बिल्कुल फिक्स हो जाती है हाँ ये टीका बिल्कुल सही है, तब तीसरा ट्रायल यहाँ पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 36 की ओर चलते हैं। देखिए, कोरोनिल टैबलेट जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही थी, किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए है टाटा, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है झंडू और ऑप्शन डी है डाबर। तो किस कंपनी के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है कोरोनिल टैबलेट? आइए देखते हैं। देखिए, इसका आंसर है बी, यानी कि कोरोना वायरस पतंजलि के द्वारा बनाई गई एक जो कोरोनिल है आपकी, वो पतंजलि के द्वारा बनाई गई एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली टैबलेट है, जिसमें यह दावा किया गया था कि 7 दिन के अंदर इस टैबलेट का उपयोग करके कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती कर दी बाबा रामदेव ने, इन्होंने आयुष मंत्रालय को नहीं दिखाया। तो आयुष मंत्रालय ने यहाँ अनुमति नहीं दी कि आपको ये कोरोना की दवा होगी, बस ये अनुमति दे दी कि हाँ ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एक दवाई है, आप इसका उपयोग कीजिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, मुलैठी हो गया, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, उसका काम करता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल दे दिया गया कि आप इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं कोरोनिल टैबलेट का, लेकिन कोरोना वायरस को खत्म करने वाली दवाई ये नहीं है, स्पष्ट बोल दिया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 37। कोविड-19 के समय क्रिकेट में जारी की गई न्यू गाइडलाइन के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, अब कोरोना वायरस जब आ गया तो यहाँ पर खेल प्रतियोगिता रोक दी गई, लेकिन फिर धीरे धीरे करके अनलॉक 2.0 में यहाँ पर खेल प्रतियोगिताओं को चालू किया गया, लेकिन कुछ गाइडलाइन जारी की गई। तो यहाँ पर क्रिकेट में जो आईपीएल चालू होने वाला था, इसमें कुछ गाइडलाइन जारी की गई। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। ऑप्शन है लार का उपयोग नहीं होगा, ऑप्शन बी है घरेलू एम्पायर होंगे, ऑप्शन सी है रिव्यू बिल 2 हो जाएगा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन कौन सी गाइडलाइन यहाँ पर उपयोग में लाई गई, आइए बताते हैं। जी हाँ, इसका आंसर डी यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए, कोविड-19 के समय क्रिकेट की कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसके अंतर्गत गेंद पर लार का उपयोग पर रोक लगा दी गई। पहले क्या होता था कि उसकी साइन को कम करने के लिए एक साइड पर घिसते थे और लार का उपयोग करते थे, जिससे बॉल जो है स्विंग हो। अब उसके लार के उपयोग पर बिल्कुल मना कर दिया गया। दूसरी चीज़, अब घरेलू एम्पायर ही एम्पायरिंग करेंगे, विदेशी एम्पायर एम्पायरिंग करने नहीं आएंगे। जहाँ पर मैच हो रहा है वहाँ के घरेलू एम्पायर ही एम्पायरिंग करेंगे। उसके बाद एक की जगह अब 2 रिव्यू होगा। तो आईसीसी भी ये मानता है कि घरेलू एम्पायर कैसी एम्पायरिंग करते हैं, ठीक है, मतलब एकदम गर्दा उड़ा देते हैं एम्पायरिंग में। इसलिए यहाँ पर रिव्यू सिस्टम को जो है पहले 1 हुआ करता था, अब 2 रिव्यू सिस्टम आप ले सकते हैं एक मैच के दौरान, एक पारी के दौरान। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। कोई भी भूखा ना सोए किस राज्य की पहल है? ये एक पहल चालू की गई है एक राज्य के द्वारा कि कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि देखिए जो प्रवासी मजदूर थे वो यात्रा पर निकल चुके थे, ठीक है, अपने घर की ओर रवाना हो चुके थे। तो 22 दिनों में लोग पैदल आ रहे थे। तो वहाँ पर कोई भी भूखा ना सोए, यानी किसी को ऐसा ना हो कि खाना नहीं मिल पा रहा हो, ये चीज़ें ना हो। तो ऐसी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई कोई भी भूखा ना सोए योजना? आइए देखते हैं।
तो इसका आंसर है ए, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा धौलपुर से प्रारंभ की गई एक पहल है कि कोई भी भूखा ना सोए। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को भोजन की उपलब्धता कराई जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाना चाह रहा है, पैदल निकल रहा है मध्य प्रदेश से, फिर उसके बाद राजस्थान हो गया, फिर उत्तर प्रदेश गया, तो यहाँ पर धौलपुर से एक योजना चालू की कि अगर आप राजस्थान में आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आप राजस्थान क्रॉस करते हैं, उसके उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की अपनी योजना थी। हर राज्य सरकार ने अपनी अपनी योजनाओं पर कार्य किया है। तो अभी यहाँ पर 40 प्रश्न हो जाएंगे। 20 प्रश्न हमने इससे पहले करा दिए हैं। 20 प्रश्नों की ये सीरीज है। इसके बाद एक सीरीज और हम लेकर के आएंगे, क्लास और लेकर के आएंगे। उसमें महत्वपूर्ण जो योजनाएं चालू की गई हैं, महत्वपूर्ण जो आईआईटी चालू की गई हैं, आईआईटी ने कौन कौन से कार्य किए हैं, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में लेंगे। और 3 वीडियो होकर के यहाँ पर आपका कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों की सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप तीनों सीरीज देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है, सिंगल प्रश्न भी आपका कोरोना वायरस से संबंधित गलत नहीं होने वाला है। और ये मान लीजिए आप 5 से 6 प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। तो देखिए, भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित की गई। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, तो रक्त में उपस्थित 70% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का होता है, जो लिक्विड रूप प्रदान करता है। और प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी तैयार किए जाते हैं। आइए पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका आंसर है डी, यानी कि दिल्ली में यहाँ पर प्लाज्मा बैंक स्थापित की गई, पहली प्लाज्मा बैंक। आइए बताते हैं क्या होता है प्लाज्मा। तो देखिए, भारत की पहली प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित की गई है। रक्त का 70% भाग प्लाज्मा होता है। यह पहली बात तो रंगीन होता है और इसी में एंटीबॉडी होते हैं, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इन्हीं एंटीबॉडी के माध्यम से बढ़ती है और ये क्या करते हैं, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो अब इसमें क्या किया गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गया, ठीक है, और उसको दवाई दी गई और वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो क्या हुआ, उसके प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी विकसित हो गए हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसके प्लाज्मा को उसके शरीर से निकाल करके एक ऐसे रोगी व्यक्ति के शरीर में डाल देते हैं जो संक्रमित है। तो उस जो एंटीबॉडी इसके शरीर में थी वो एंटीबॉडी उसके शरीर में भी बनना चालू हो जाती हैं और वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी ही एंटीबॉडीज़ को बनाती हैं। WBC के द्वारा यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। वाइट ब्लड कॉर्पल्स जो होती है, जिन्हें हमारे शरीर में सिपाही भी कहा जाता है, तो बाहर से आने वाले जो भी घातक वायरस होते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं यहाँ पर WBC, जिन्हें एंटीबॉडी कहा जाता है। तो एंटीबॉडी विकसित जैसे ही हो जाते हैं तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ऐसी जो है प्लाज्मा को इकट्ठा किया गया और भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ पर बनाई गई, तो दिल्ली में। हाँ जी, केजरीवाल की सरकार की यहाँ पर बात हो रही है, तो दिल्ली में यहाँ पर स्थापना की गई पहली प्लाज्मा बैंक की। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी का मरीजों के लिए ऊपर ट्रायल कहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए, प्लाज्मा बैंक तो बन गया लेकिन ट्रायल तो होना चाहिए। जैसे हमने बताया, कोई भी टीका हो, कोई भी वैक्सीन हो, 3 ट्रायल से होकर गुजरता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रायल कहाँ पर किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मानवों पर ट्रायल सबसे ज़्यादा कहाँ पर किए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, आंसर डी है महाराष्ट्र में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है। सबसे ज़्यादा लोगों पर परीक्षण किया जा रहा है, लोगों पर ट्रायल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो बैंक कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, और उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है, महाराष्ट्र में। तो आइए देखते हैं क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है इस समय पर। तो देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 500 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया जा रहा है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट प्लेटिना संबंधित है तो थेरेपी से, प्लाज्मा थेरेपी से, बैंक से या फिर अन्य सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित है आपका प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब कि एक और आपकी यहाँ पर क्लास आने वाली है कोरोना से संबंधित। उसके बाद 3 क्लास के साथ में हम कोरोना को बाइंड अप करेंगे और सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके कोरोना से संबंधित इन 3 क्लासों से ही आएंगे। इन 3 क्लासों से बाहर नहीं जाने वाले हैं। हो सकता है अगली क्लास में 25 या फिर 30 प्रश्न हो सकते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर के आपके 60 से 70 प्रश्न हो जाएंगे और इन प्रश्नों से बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। इससे पहले की क्लास हो चुकी है, उसको जरूर जाकर के देख लीजिएगा हमारे चैनल में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं आज शाम को 4 बजे एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। गणित की, मैथ की एक बेहतरीन ट्रिक आपको आज शाम को 4 बजे बताएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।